वो कोई माहिर घुड़सवार नहीं। राजा अम्मू को लेकर हवेली के इस हिस्से में आ गया जहां मेहमान वगैरह ठहरते थे। ये दरअसल डेरे ही के 3-4 कमरे थे। यहाँ बड़ी बड़ी 2 चारपाइयां और ताज़ा हुक्के पड़े रहते थे। यहीं पर एक तरफ नीम के दरख्तों के नीचे वो आयनी पिंजरे पड़े हुए थे जिन्हें राजा किसी जगह लेकर जा रहा था। इनमें कुत्ते थे। एक कुत्ता मुसलसल शोर मचा रहा था। उसने अपने कान की छोटी सी तिलाई बाली को सहलाते हुए कहा, तेरे अंदर फन है भाई, खुद भी घोड़े सधाता हूं मैंने कभी किसी ऐसे घोड़े को इतनी आसानी से राम होते नहीं देखा। मैं सच कहता हूं, मैंने पहले कभी किसी ऐसे घोड़े पर सवारी नहीं की। अम्मू ने सादगी से कहा, अच्छा इस घोड़े से पहले भी कभी तुम्हारा आमना सामना हुआ है? बस 2-4 बार ही हुआ है। कभी ऐसी हालत में भी सामना हुआ है जब ये इसी तरह बिफरा हुआ था? अम्मू ने ज़हन पर जोर दिया और बोला, हाँ, जब मैं शुरू में यहाँ आया हुआ था तो उस दिन इस घोड़े ने बड़ा ऊधम मचाया था। वो एक सवार को अपने साथ घसीटता हुआ यहाँ लाया था और वो बेचारा मर चुका था। राजा बड़े ध्यान से अम्मू की बात सुन रहा था। वो बोला, इस वक्त घोड़े से तुम्हारा सामना हुआ था? अचानक इस वक्त के मनाजर अम्मू की निगाहों में घूम गए। घोड़े ने साइज को गिराया था, फिर माजा इसे चकमा देकर उसकी लगाम थामने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन वो छलावा बना हुआ था। एकदम अलिफ हो गया और घूमकर सीधा अम्मू की तरफ आया। अम्मू ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तौर पर अंधाधुंध अपना हाथ घुमाया था। अम्मू के हाथ में घोड़े की लगाम आ गई थी। अम्मू के बाजू को शदीद झटका लगा। लगाम अम्मू के हाथ में आने के बाद घोड़ा चंद लम्हों के लिए सख्ता ज़दा सा हो गया था। माजा ने इस मौका से फायदा उठाया और अपने तनमन जिस्म की पूरी ताकत के साथ घोड़े की गर्दन से लिपट गई थी। किस ख्याल में खो गए? राजा की आवाज ने उसे चौंकाया। हाँ, उस वक्त भी 5-10 सेकंड के लिए इससे मेरा सामना हुआ था, अम्मू ने उसके सवाल के जवाब में कहा। राजा ने अम्मू से चंद मजीद सवाल पूछे। उसके लबो लहजे में हैरत बददस्तूर मौजूद थी। इसी दौरान में अंदरूनी कमरे से जर्क बर्क कपड़ों वाली एक लड़की ने राजा को पुकारा। राजा उसकी बात सुनने के लिए कमरे में चला गया। अम्मू कुत्तों को देखने के लिए पिंजरे की तरफ आ गया। एक कुत्ता मुसलसल शोर मचा रहा था। उसकी आवाजें कल रात में मुसलसल हवेली के मकीनों को बेआराम करती रही थी। यह पतली कमर और लंबी थूथनी वाला हाउंड कुत्ता था। इसकी आंखें सुर्ख और तेवर खतरनाक थे, लेकिन अब पिछले 10-15 मिनट से वो कदरे खामोश नजर आ रहा था। इस कुत्ते को अलहदा पिंजरे में बंद किया गया था। अम्मू कुत्ते के नजदीक पहुंचा तो वो दुम को होले होले गर्दिश देने लगा और उसने अपनी थूथनी पिंजरे की सलाखों से लगा दी। कुत्ते आमतौर पर अम्मू से जल्दी ही मानूस हो जाते थे। माजा ने अपने तैश के दौर में अम्मू को कई माह तक बुल डॉग्स के साथ एक बदबूदार कोठड़ी में बंद रखा था। इन कुत्तों से शुरू में अम्मू को खतरा महसूस हुआ था, लेकिन फिर बड़ी तेजी से यह खतरा कम होता चला गया था। हाउंड्स कुत्ते ने अपनी पतली थूथनी का 1/3 हिस्सा तंग सुराखों के खला से बाहर निकाल लिया। अम्मू ने अपनी उंगली से तूतनी के बालाई हिस्से को होले होले सहलाया। कुत्ते की दुम की बेसाख्ता गर्दिश तेज होगी। इसी दौरान राजा वापस आ गया। वह अम्मू को कुत्ते के पास देखकर हैरान हुआ। उसने अम्मू को कुत्ते से पीछे हटाया और बोला, ज्यादा बहादुरी ना दिखाओ यारा, ये किसी भी वेले हमला कर सकता है। अम्मू और राजा दोबारा जहाजी साइज चारपाई पर आ बैठे और बातें करने लगे। राजा अम्मू से पूछने लगा कि वो यहाँ कैसे और क्यों कर आया। यहाँ हर किसी को अम्मू की कहानी मालूम थी। अम्मू ने राजा को भी ये सब कुछ बताने में आर नहीं समझा। उसने उसे बता दिया कि कैसे वो एक चौधरी के पुत्र को आसमानी बिजली वाली नाहुसत से बचाने के लिए शहनशाह नामी पीर के मजार पर पहुंचा और कैसे यहाँ की इकरा गांव तक आया। इस गुफ्तगू के दौरान ही में राजा थोड़ा सा चौंका। हाउंड कुत्ते ने अब फिर पिंजरे में चकराना और शोर मचाना शुरू कर दिया था। राजा कुछ देर तक पुरसोच नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर उठकर उसके करीब गया। उसने अम्मू को भी अपने पास बुला लिया। अम्मू पिंजरे के सामने पहुंचा तो कुत्ते की बेकरारी कम हो गई। उसका शोर भी तकरीबन मादूम हो गया। वो अपनी थूथनी सलाखों से रगड़ रहा था। कुछ देर तक कुत्ते के पास रुककर अम्मू और राजा फिर चारपाई पर जा बैठे। एक मुलाजमा इन दोनों के लिए मक्खन वाली मीठी लस्सी ले आई। कुत्ता अब फिर हस्बे मामूल पिंजरे में चकरा रहा था और शोर मचा रहा था। लस्सी पीने के बाद राजा ने अपनी तीखी मूछें साफ की और एक जोरदार डकार लेने के बाद खोई खोई नजरों से अम्मू को देखने लगा। कुछ देर बाद बोला, मेरे उस्ताद अल्लाह बख्शे मुश्ताक कहा करते थे, कुछ बंदों के साथ पालतू जानवर खासतौर से कुत्ते और घोड़े वगैरह बड़ी जल्दी मानूस हो जाते हैं। मुझे लगता है तुम भी इन लोगों में से एक हो। कोई खास बात है तुम्हारे अंदर, या फिर हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही हो। मैं समझा नहीं महाराजा, शायद मैं तुम्हें समझा ना सकूं। उस्ताद जी की सारी बातें तो मेरी खोपड़ी में भी नहीं आती थी। वो कहा करते थे कि हर बंदे के अंदर से कुछ लहरें निकलती हैं। ये लहरें बंदे के आसे पासे के सारे जीव जानवरों पर असर डालती हैं। ये लहरें इन जानवरों को बताती हैं कि यह बंदा चंगा है, बुरा है, या बहुत चंगा है या बहुत बुरा है। बस इस तरह की बात कहा करते थे उस्ताद जी। अगर ये बातें सही हैं तो फिर मुझे लगता है कि तेरी लहरें भी बड़ी टैट किस्म की हैं। ये टैट क्या होता है यार? अंग्रेजी का लफ्ज है, मतलब है तगड़ी, मजबूत। अम्मू समझ गया कि वो टाइट को टैट कह रहा है। रात को अम्मू सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो देर तक करवटें बदलता रहा। राजा की कही हुई सारी बातें उसके जहन से निकल चुकी थी। वो बस एक ही बात सोच रहा था।
वो शबाना को इस खतरनाक हवेली से कैसे निकाल कर ले जा सकता था। वो इसके लिए बहुत अहम हो चुकी थी। उसकी रगें जान में बस गई थी और खून बनकर उसकी शरियानों में दौड़ती रहती थी। वो उससे इश्क करने लगा था। वो जानता था कि अपने इश्क को बचाने के लिए उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। शबाना की माँ और दीगर रिश्तेदारों में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शबाना को माजा के चुंगल से निकाल कर ले जा सकते। ऐसा करने वालों का हशर यहाँ दीन मुसल्ली के बेटे सलीम जैसा होता था। एक दिन बाद राजा से फिर अम्मू की मुलाकात हुई। वह उसे बड़ी मोहब्बत से मिला। वो मेहमान खाने में बैठे तरबूज खाते रहे और बातें करते रहे। राजा का हरदम शोर मचाने वाला खौफनाक कुत्ता आज फिर पहले दिन वाले रवैये का मुजाहरा कर रहा था। वो कदरे पुरसुकून नजर आ रहा था। उसने हैरान कुन तौर पर अम्मू को अपने पिंडे पर हाथ लगाने की इजाजत दे दी। तरबूज खाने के दौरान में अम्मू ने राजा से पूछा, वो रंग बिरंगे कपड़ों वाली कुड़ी कहाँ गई? वापस चली गई होगी अपने कोठे पर। राजा ने बीड़ी सुलगाकर कहा, क्या मतलब, वो तो आई थी। और कोते आहिस्ता बोल, पापा माजा ने सुन लिया तो गुस्सा करेगी। तुझे पता ही है सच्ची बात उसे कितनी कड़वी लगती है। मैं कुछ समझा नहीं महाराजे। वो आवाज दबाकर बोला, आपा माजा ने ये कुड़ी मुझे जरा मौज मेले के लिए दी थी। कहती थी घरेलू कुड़ी है, बड़ी मुश्किल से पंसा कर लाई हूं। वो भी बात बात पर हाय अल्लाह तोबा अल्लाह नहीं जी ना कहती थी। पर यार हमने भी था का पानी पिया है। जनानी की आवाज सुनकर बता देते हैं कि ये किस खेत की मूली है। बाजारी कुड़ी थी, खाना खराब। मैंने भी सोचा चलो वक्त ही पास करना है ना। तो इसमें असल कसूर तो मालकन माजा का हुआ ना। अम्मू ने कहा, ये तेरी मालकन माजा बड़ी कुत्ती शय है अम्मू। मैं इसके साथ कभी कभी कारोबार करता हूँ, इसलिए मजबूरन इसे आपा कहना पड़ता है। ऐसा कहते हुए जो मेरे दिल पर गुजरती है मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं इसकी कसर माजा कहते हुए निकाल देता हूँ। शायद तूने गौर नहीं किया, मैं इसे माजा के बजाय माचा कहता हूँ। माचा का क्या मतलब? बड़ा करारा मतलब है, एकदम टैट। वो सरगोशी में बोला। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अम्मू के इस्तफसार पर उसने बताया, माचा पोटोहार के खाना बदोशों की बोली का लफ्ज है। इसका मतलब है जंगली सुअर की मादा जिसके पेट में बच्चा हो। बात करते करते राजा एकदम ठिठक गया। अपनी शरीर मुस्कुराहट समेट कर बोला, लो आ गई आपा माचा। माजा अपने तनुमन जिस्म को अलकोरे देती हुई वहां पहुंची। उसके मुंह में तंबाकू वाला पान था। एक निगाह गलत अंदाज मुंह पर डालने के बाद वो राजा से मुखातिब हुई, हाँ भाई राजे, कैसी थी कुड़ी? एकदम टैट आपा माचा। वो आंख दबा कर बोला, वैसे राजे तू है बड़ा कमीना, इसे 200-400 रुपया ही दे देता। कैसी बात करती हो आपा? वो घरेलू कुड़ी थी, गुस्सा कर जाती तो फिर? अगली बार आऊंगा तो कोई तोहफा शोफा लाऊंगा। तो बहुत बड़ा खोचल है, माजा ने तेवरी चढ़ाकर कहा। फिर बोली, अच्छा अंग्रेजी बोतल कहाँ है जिसका कह रहा था? हाँ आपा माचा, वो तो तेरे लिए संभाल कर रखी हुई है। कसम से एकदम अंग्रेजी है, बिल्कुल सीलबंद। राजा अंदर गया और फिर अखबार के कागज में लिपटी हुई इंपोर्टेड शराब की एक नफीस बोतल निकाला। ये लो, क्या याद करोगे अपने भाई को? वो बोला। थोड़ी सी मुकालमेबाजी करके माजा वापस चली गई तो राजा के चेहरे पर फिर मुस्कुराहट खेलने लगी। ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो महाराजे? अम्मू ने पूछा। सच्ची सच्ची बताऊं? हाँ, मुझे कौन सा किसी को बताना है। राजा खुद को अम्मू से काफी बेतकल्लुफ महसूस करने लगा था। सरगोशी में बोला, कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसे मुझे कंडम खुड़ी दी, मैंने उसे कंडम शराब दी। वो टैट को अच्छे और कंडम को खराब के मानों में इस्तेमाल करता था। कंडम शराब क्या मतलब? अम्मू ने पूछा। यह सीलबंद बोतल नहीं है और इसमें जो शराब है वो भी बची खुची है। जो कुछ दिन पहले फिरोजाबाद गांव के जमींदार मलिक आफ्ताब के डेरे पर एक बड़ी शराब पार्टी हुई थी। वहां बड़ी टैट अंग्रेजी शराब चली थी। मैं भी वहां था। पार्टी के बाद मैंने गिलास में बची कुछ शराब इस बोतल में जमा कर ली थी। वो तभी आवाज में हंसा। और ये बोतल की सीलें? अम्मू ने पूछा। ये सीलें शीलें झूठी होती हैं यारा, हर तरफ एकदम कंडम माल चल रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए लहजा बोला। अगले 2-3 रोज में राजे से अम्मू की चंद मुलाकातें मजीद हुई। वो अम्मू से बहुत घुलता मिलता जा रहा था। उसे अम्मू की तकरीबन सारी रुदाद मालूम हो चुकी थी। ये भी पता चल चुका था कि अयाश माजा ने उसके साथ किस तरह का सलूक रवा रखा है। माँ के हवाले से तड़प के बारे में भी अम्मू ने राजा को बहुत कुछ बताया था। एक दिन बीड़ी पीते पीते राजा ने अचानक अम्मू से पूछा, यहाँ से भागना है अम्मू? अम्मू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कैसे हो सकता है? वो अगला है। ये मुझ पर छोड़, ये बता यहाँ से भागना है तुझे? अम्मू ने चंद सेकंड तक सोचा, फिर बोला, हाँ पर अकेले नहीं, शब्बों के साथ। ठीक है, इसको भी ले चलते हैं, लेकिन मेरी छोटी सी शर्त है। वो क्या? घबरा मत यारा, कोई ऐसी शर्त नहीं, तू आसानी से पूरी कर देगा, लेकिन तुझे बताऊंगा बाद में। लेकिन तुम हमें यहाँ से निकालोगे किस तरह? अम्मू ने पूछा। कहा है ना ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तुम्हारे अंदाजे से बढ़कर हिम्मत दिखाऊंगा। अम्मू ने अजीब वलवल से कहा, फिर जरा तवक्कुफ करके बोला, मगर प्रोग्राम कब का है? बस 1-2 दिन के अंदर तेरी मालकन माचा से कोई शय खरीदनी है। इसका सौदा हो जाता है तो प्रोग्राम पक्का कर लेते हैं। ठीक है बाहर आ जाए। फिर मेरी तो मुलाकात शब्बों से होती नहीं है, किसी तरह तू इससे मुलाकात कर ले और उसे बता दे कि वो भागने के लिए तैयार है। और अगर वो ना माने तो तुम उसे सारी बात बताना ना। उसे बताना कि माजा का डकैत भाई बस 2-3 हफ्ते में यहाँ तशरीफ लाने वाला है। वो आ गया तो फिर उसके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसे सारी हकीकत खोल कर समझा देना। राजा ने चालाकी दिखाई और अगले रोज मेहमान खाने में शब्बों से मुलाकात कर ली।
न सिर्फ मुलाकात कर ली बल्कि काले और सूफी को चकमा देकर 2-3 मिनट के लिए अम्मू को भी इस मुलाकात में शरीक कर लिया। शब्बो भी शायद अपनी तरफ बढ़ने वाले खतरे को भांप चुकी थी। उसने नीम रजामंदी जाहिर कर दी। अगला रोज अम्मू के लिए बहुत अफसोसनाक था। वो मुश्किल अपने आंसू जब्त कर सका। सुबह देर से हवेली में यह खबर पहुंच गई थी कि दीने मुसल्ली का पढ़ा लिखा बेटा बाऊ सलीम, जो शदीद जख्मी हुआ था, अस्पताल के अंदर इंतकाल करके आए। वो माजा के जुल्म के शाहकारों में से एक शाहकार था। इसकी खता सिर्फ ये थी कि उसने तालीम हासिल की थी और जाहलियत में गर्क टीकरा गांव में बच्चों को पढ़ाना चाहता था। वो अफसर बनने के लायक था, पर माजा ने हवेली में रखकर मुंशी का काम सौंपा था। उसे अपनी अयाशी का सामान बनाया था और जलीलो ख्वार किया था। वो 20-22 साल का था। इस उम्र में तो जिंदगी का आगाज होता है। सपने देखे जाते हैं, रास्ते चुने जाते हैं, ताजा हौसलों के साथ सुहानी मुसाफतों की शुरुआत होती है। लेकिन वो खुशखोटों वीरान आंखों के साथ मनो मिट्टी के नीचे जा सोया था। बज़ाहिर उसकी मौत घोड़े वाले हादसे की वजह से हुई, लेकिन यह हादसा ना होता तो कोई और हो जाता। इसमें इसकी जिंदगी को बर्बाद तो होना ही था। बाऊ सलीम वाले वाक़े ने अम्मू के इरादे को मजीद पुख्ता किया। उसने तहैया कर लिया कि वो राजा का ताउन हासिल करेगा और शब्बो समेत इस हवेली से निकलने की भरपूर कोशिश करेगा। इस शाम को जब वो राजा के साथ डेरे पर बैठा था और उसके आउंड कुत्ते को अपने हाथ से खिला रहा था, राजा ने सरगोशी में माजा को एक क्लासिकल गाली दी और बोला, अम्मू तेरी वजह से ऐसा कंडम सौदा कर रहा हूं, नहीं तो कसम से लात मार देता इस माल पर और माल वाली की तशरीफ पर। किस माल की बात कर रहे हो महाराजे? अम्मू ने पूछा। राजा ने कमीज के नीचे से चाकू निकाला और इधर उधर देखने के बाद करीब रख के छोटे से तरबूज को बीच में से काट दिया। अम्मू दंग रह गया। तरबूज अंदर से बिल्कुल खाली था। उसके अंदर पॉलीथिन का एक मोटा लिफाफा था। लिफाफे में कुछ स्याही माइल्ड शय नजर आ रही थी। यह अफीम थी। राजा ने थोड़ी सी अफीम निकाली, इसे चुटकी में मसला, जुबान की नोक से चखा और दोबारा माजा को खा ली। एकदम कंडम है। जितने पैसे मुझसे लिए हैं इसने, इससे आधे भी नहीं देने चाहिए, पर तेरी और शब्बों की खातिर यह घाटा भी कबूल है। वो अपने खास अंदाज से मुस्कुराया। तो क्या तुम्हें यह अफीम कहीं ले जानी है? तो क्या खुद खाकर अल्लाह बख्शे होना है? अम्मू सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। उसने तफसील बताते हुए कहा कि छोटे साइज के 8-10 तरबूज ऐसे हैं जिनमें यह अफीम भरी हुई है। इनमें दूसरे तरबूज मिलाकर लोडर में भर दिया जाएगा। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि तरबूजों में खोचल तरबूज भी है। पहले भी ये काम करते रहे हो? हाँ, 2-4 बार तो किया है। एकदम टैट काम है। ये देखो, तरबूज पर मिट्टी वगैरह भी लगी हुई है। पता ही नहीं चलता कि जोड़ कहाँ है। इसे आपा माजा के कारिंदे मसाला लगाकर बड़ी सफाई से जोड़ देते हैं। माजा को माजा कहते हुए उसके चेहरे पर शरीर सी चमक आ जाती थी। अम्मू ने कहा, महाराजे तुमने ये क्यों कहा है कि ये घाटे का सौदा तुम मेरे और शब्बू के लिए कर रहे हो? इसने अपने लंबे बालों को सहलाया और बोला, यार इन तरबूजों की आड़ में ही तुम दोनों को यहां से लेकर जाना है। लोडर पर तरबूज का ढेर होगा और इसके अंदर ही तुम्हारे बैठने के लिए जगह होगी। महाराजे कहीं तरबूजों के नीचे हमारी सांस ही न घट जाए। तुमने देखा ही है, शबाना तो वैसे भी मलूक सी है और ये तरबूज भी तो देखो मलूक से हैं। बड़े खरबूजे जितना साइज है इनका। राजा ने तरबूज को हाथ में घुमाया। करीबन 48 घंटे बाद वो तीनों हवेली से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। राजा को सुबह सवेरे हवेली से रवाना होना था। कुत्तों वाले 3 पिंजरे और तरबूज रात ही को लोडर पर बार कर दिए गए थे। आधी रात के बाद राजा ने इन तरबूजों में से 25-30 दाने अलहदा करके डेरे में बड़ी पराली के अंदर छुपा दिए। ये तरबूज कम होने से इतनी गुंजाइश पैदा हो गई थी कि अम्मू और शबाना भी तरबूजों में छुप सके और तरबूजों का हुजम भी ज्यादा नजर न आए। मवेशी खाने में अपने दरीना साथी मौले से अम्मू ने रात ही को अलविदाई मुलाकात कर ली थी। बहरहाल मौले को यह हरगिज पता नहीं था कि यह अलविदाई मुलाकात है। प्रोग्राम के मुताबिक सुबह उजाला होने से पहले ही अम्मू और शबाना डेरे पर राजा के पास पहुंच गए। राजा ने बड़ी एहतियात से इन्हें खस्ता हाल लोडर के अंदर तरबूजों में छुपा दिया। तरबूजों के अंदर खला मौजूद था, इसलिए अम्मू और शबाना को सांस लेने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई। बहरहाल फल का बोझ वो अपने जिस्मों पर जरूर महसूस कर रहे थे। लगता था हालात इनके हक में है। आधी रात के वक्त ही माजा 3 घुड़सवारों के साथ कहीं चली गई थी। इनमें उकाबी आंखों वाला माका भी शामिल था। कहा जा रहा था कि माजा का डकैत भाई किसी पास के गांव में आया हुआ है और इससे मिलने गई है। सुबह के मुल्कजे में राजा का लोडर एक जिगरपाश आवाज के साथ स्टार्ट हुआ। यूं लगा कि पूरी हवेली इसकी पाटदार आवाज से थराने लगी है। वो इतना धुआं उगल रहा था कि कई ट्रक एक साथ मिलकर भी नहीं उगल सकते थे। कुछ देर बाद उसके पहियों ने हरकत की और वो हवेली के बड़े फाटक से गुजरकर कच्चे रास्ते पर आ गया। यहाँ माजा के मुसल्ला कारिंदे मौजूद थे और वो जानते थे कि इस लोडर में क्या चाह रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो कुछ चाह रहा है इसके नीचे क्या चाह रहा है। कीकरा गांव के मुख्तलिफ गलियों से गुजरने के बाद लोडर बाहर जाने वाले कुशादा रास्ते पर आ गया। काय बगाए राजा की चहकती हुई आवाज अम्मू और शबाना के कानों में पहुंचती। वो रास्ते में मिलने वाले किसी शख्स को सलाम करता या इसके सलाम का जवाब देता था। इन मिलने वालों में ज्यादातर यकीनन माजा के कारिंदे ही थे। लोडर के अंदर तरबूजों के नीचे अम्मू और शबाना एक दूसरे से पवस्त होकर लेटे हुए थे। ऐसा करना इनकी मजबूरी थी। सूरत हाल तनाव भरी थी। इसके बावजूद शबाना के जिस्म का पुरगदाज लम्स अम्मू की सरापा में सनसनी उड़ा रहा था। उसे अपने होंठ शबाना के छोटे छोटे बालों पर रख दिए
और सरगोशी में बोला, शब्बो मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मैं भी। शब्बो ने अपना चेहरा उसके सीने से लगाते हुए कहा। उसकी खूबसूरत नाक की चुभन अपने सीने पर अम्मू को बड़ी भली महसूस हुई। इसका दिल चाह के इसे बाहों में छुपा ले, इसे इतना प्यार करे कि गुजरे माहो साल के इन सारे जख्मों का मुदावा हो जाए जो उसके कोमल जिस्म पर लगे हैं। लोडर को लगने वाले झटके बता रहे थे कि अब उसकी रफ्तार तेज हो गई है। इन झटकों के साथ तरबूजों का बोझ भी तकलीफ से होता जा रहा था। कभी कभी शबाना को कराना पड़ता और वो कसमसाने लगती थी। एक जगह पहुंचकर लोडर की रफ्तार सुस्त होने लगी और फिर वो रुक गया। अम्मू समझ गया कि अब खतरे से बाहर है और राजा शायद इन पर से तरबूजों का बोझ कम करने का इरादा रखता है, लेकिन असल सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अम्मू और शबाना इससे यकसर बेखबर थे। चंद सेकंड बाद इन्हें अपने इर्द गिर्द घोड़ों की टापें सुनाई दी और फिर एक पाटदार आवाज सुनकर अम्मू का कलेजा मुंह को आ गया। ये माजा की आवाज थी और वो राजे से उसका हाल चाल पूछ रही थी। इसकी बातों से पता चल रहा था कि वह अपने काम से फारिग होकर वापस गांव की तरफ जा रही है। शबाना के पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और वो सहम कर अम्मू से चिमट सी गई। चलने में बात सूरत हाल मजीद संगीन होगी। माजा की आवाज आई। उसने राजा से पूछा, माल ठीक ठाक जा रहा है? बिल्कुल टैट आपा, राजा ने मुख्तसर जवाब दिया। माजा तरबूजों को उलट पलट कर देखने लगी। किसी किसी तरबूज को वो उंगली की कांट से ठोंक कर भी चेक करती। अम्मू का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो दोनों किसी भी वक्त माजा की नजर में आ सकते थे। वो दम साधे लेटे रहे। यक अम्मू के पांव के पास हरकत हुई। वहां से तरबूज उठाया गया था। अम्मू का पांव नंगा हो चुका था। 2-3 सेकंड बाद माजा की पुरहैरत आवाज अम्मू के कानों में पड़ी, ओए ये क्या है? उसके साथ ही अम्मू ने एक रख्त गिरफ्त अपने टखने पर महसूस की। यकीनन ये माजा ही की थी। उसने अम्मू की टांग को पूरी ताकत से खींचा और उसे तरबूजों के नीचे से बाहर घसीट लिया। सूरज की चमकीली किरणों में अम्मू ने माजा का बहुत बड़ा थोपड़ा देखा। उसकी आंखों में गजबनाक चमक थी और उसकी रंगत स्याह माइल सुर्खी हो रही थी। अम्मू ने देखा कि राजा लपक कर दोबारा ड्राइविंग सीट पर जा बैठा है। अम्मू के अंदर एक मुद्दत से धीरे धीरे जो बगावत परवान चढ़ी थी वो यकायक तवानाई बनकर उसके दस्ते बाजू में हाथ तोड़ गई। अनगिनत शब रोज से सीने के अंदर सुलगता हुआ अंगारा दफातन शोला चवाला बन गया। अम्मू ने पूरी ताकत से अपना दायां हाथ घुमाया और माजा के चर्बीदार थोबड़ी को निशाना बनाया। यह बड़ी कारगर जरब थी और क्यों ना होती, इसके पीछे बहुत से जख्मों का दर्द, बहुत से दुखों की तलखी और बहुत सी तुहीन का जहरीला एहसास मौजूद था। इस चोट ने चट्टाक की आवाज पैदा की और माजा अपने तनोमन जिस्म के साथ उछल कर दूर जा गिरी। इसका चेहरा हैरत की तस्वीर बन गया। यही वक्त था जब माके ने अम्मू को एक गन निकाली थी और उछल कर लोडर पर चढ़ा। अब अम्मू के हाथ में चाकू था। ये चाकू से राजा ने ही अलल सुबह दिया था, उससे पहले कि माका अपनी राइफल कंधे से उतारता और इसे अम्मू और शबाना की तरफ सीधी करता। अम्मू चिंगाड़ के साथ उस पर हमलावर हुआ। राजा ने इसे ताकीद की थी कि किसी को जान से नहीं मारना है। अगर ये ताकीद उसके ज़हन में ना होती तो शायद सीधा माके के पेट में चाकू घूमता, लेकिन उसने माके की टांगों को निशाना बनाया। पहले उसने माके की बाएं रान में दस्ते तक चाकू उतारा, फिर उसकी दाएं रान पर जांग के बिल्कुल पास वार किया। इसके साथ ही उसने सर की शदीद जर्ब माके के पेट में लगाकर उसे लोडर से नीचे फेंक दिया। इस वक्त तक लोडर हरकत में आ चुका था और अपने पीछे से धुएं के बादल छोड़ता रफ्तार पकड़ रहा था। इसने जख्मी माके को गर्द में लोट फुट होते देखा। बाकी 2 अफराद माजा समेत तेजी से घोड़ों पर सवार होते नजर आए। धूल से हटे हुए ऊंचे नीचे रास्ते पर पाटे खां तेजी से भागता चला गया। उसने गैर मुतवक्का रफ्तार पकड़ ली और इस रफ्तार की वजह से बाज जगह कई फुट उछल रहा था। खतरे को महसूस करके कुत्ते कयामत खेज शोर मचा रहे थे। तरबूज लुढ़क लुढ़क कर लोडर से नीचे गिरते चले जा रहे थे। खुद को गिरने से बचाने के लिए अम्मू और शबाना नीचे बैठ गए और एक एंगल आयरन का सहारा ले लिया। वो पीछे आ रहे हैं, अम्मू ने चिल्लाकर राजा को इतला दी। जो आता है आने दो। कैबिन की तरफ से राजा के पुरजोश आवाज आई और उसके साथ लोडर की रफ्तार कुछ और तेज होगी। माजा के दोनों साथियों में से कालिए के कंधे पर राइफल मौजूद थी। तहम बगटूट भागते हुए घोड़ों पर से गोली चलाना कोई आसान काम नहीं होता। लोडर की तरफ 3 फायर किए गए मगर उनमें से कोई लोडर को नहीं लगा। अम्मू ने देखा सामने एक बहुत बड़ा बारिशी जोहर था और रास्ता बंद नजर आता था। दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे खेतों ने रास्ता मसदूद कर रखा था। हाय अब क्या होगा, शबाना ने बिल्कुल मरी हुई आवाज में कहा। यही सवाल अम्मू के दिमाग में था, लेकिन फिर यह देखकर अम्मू को हैरत हुई कि राजा ने लोडर बिना तरद्दुद जोहड़ में उतार दिया। खटारा लोडर का साइलेंसर थोड़ी सी बुलंदी पर लगाया गया था ताकि पानी वगैरह से महफूज रहे। ये जानकर अम्मू को हैरत हुई कि लोडर जैसे तैसे अचकोले खाता इस 3 फुट ऊंचे पानी से गुजरता चला गया। अक्कम में धूल और धुएं के बादल छट रहे थे। माजा और उसके दोनों साथी नजर आ रहे थे। माजा के दोनों साथी घुड़सवार जोहड़ के किनारे किनारे बाएं तरफ भागे ताकि कलावा काट कर जोहड़ की दूसरी तरफ पहुंच सके, मगर मुश्तिल माजा ने इस निस फरलांग चौड़े जोहड़ का चक्कर काटने का रिस्क नहीं लिया और अपना घोड़ा लोडर के पीछे ही सीधा जोहड़ में डाल दिया। गजब ने उसे जैसे दीवाना कर रखा था। जोहड़ के दरमियान पहुंचकर माजा के घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। माजा नीचे उतरी और पा प्यादा ही लोडर के पीछे लपकी। वो किसी फरबा अंदाम आबी मखलूक की तरह नजर आ रही थी। वो चिल्ला रही थी और लोडर के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी।
लोडर यानी राजा के पाटे खां ने तवक्का से बढ़कर उसका साथ दिया और जोर से निकलने में कामयाब हुआ। माजां तब तक काफी नजदीक पहुंच चुकी थी। उसके पास पिस्तौल नहीं था, वरना इस मौका पर वह जरूर फायर करती। राजा के पास भरा हुआ पिस्तौल मौजूद था, लेकिन उसने ये सारी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अम्मू को समझा दिया था कि वो किसी को जान से मारने का रिस्क नहीं लेंगे। अगर बहुत ज्यादा फंस गए तो फिर जख्मी करने की हद तक जाएंगे। जो ही पाटे खान खुशकी पर पहुंचा, माजा भी पहुंच गई। उसका जिस्म फरबा जरूर था, लेकिन साथ ही सेहतमंद और जोरावर भी था। बवक्ते जरूरत वो खातिर ख्वाह फुर्ती का मुजाहरा करती थी। अभी वो अपने घुटे हुए जिस्म की पूरी तवानाई के साथ पाटे खां के पीछे लपकी ताकि इस पर हाथ डाल सके और फिर पायदान पर पांव रखकर उस पर चढ़ सके। और वो जानती थी कि यह काम इसे पाटे खान की रफ्तार पकड़ने से पहले पहले करना है। यह बस सेकंडों का खेल था। उसने भागते भागते तेजी से पाटे खां पर हाथ डाला। आईनी किनारा उसके हाथ में आया, मगर उसका पांव ठीक से पायदान पर नहीं पड़ा। वो गिरी और फिर लोडर के साथ घसीटती चली गई। शबाना अम्मू से चिमटी हुई थी और चिल्ला रही थी। इसके लिए माजा किसी मूसी जानवर की तरह थी जो लोडर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। चंद सेकंड के लिए अम्मू हैरान हुआ कि माजा की गिरफ्त कितनी मजबूत है जो वो भारी तनतोष के साथ लोडर के पीछे घसीटती चली आ रही है। मगर फिर इसे असल हकीकत का पता चला। माजा की कलाई का मोटा धाती कड़ा लोडर के एक ज़री हुक में अटक गया था। ऐसा हुक अमूमन तरपाल वगैरह तानने के लिए इस्तेमाल होता है। राजा ने चलते लोडर की खिड़की से सर निकाल कर पीछे देखने की कोशिश की, फिर पुकार कर पूछा, कहाँ है माचा? पीछे घिसट रही है, छोड़ नहीं रही। अम्मू नीची आवाज में बोला, छुड़ा दो, कोई चीज मार दो, इसका कड़ा हुक में फंस गया है, जोर लगाकर निकाल दो। राजा पुकारा। वो देख रहा था कि दोनों घुड़सवारों ने जोहड़ का चक्कर मुकम्मल कर लिया है और अब तेजी से लोडर के पीछे आ रहे हैं। तनुमंद माजा के लोडर के पीछे घिसटने का मंजर दीदनी था। वो करीबन कंतों तक घिसट रही थी और उसके साथ साथ गजबनाक अंदाज में चिल्ला भी रही थी। फुकाए बगाए अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करती थी और कड़े को हुक से निकालने की कोशिश करती थी। लोडर को लगने वाले किसी झटके की वजह से कड़ा खुद ब खुद ही हुक में से निकल सकता था। अम्मू की आंखों में अजीब सी चमक थी। नफरत अलाव बन चुकी थी। माँ बहन की वो अनगिनत गालियां उसके कानों में गूंज रही थी जो गुजरे माहो साल में उसे दी गई थी। वो सारे थप्पड़, वो सारे जख्म, सारी तौहीन और वो सारे कराहत अमेज़ लम्हे उसके तसव्वुर में थे जिनसे उसका वास्ता पड़ता रहा था। उसने माजा की कलाई और आहिनी हुक को इस तरह अपने हाथों में जकड़ लिया कि इनके जुदा होने का इम्कान कम से कम हो। फ्रंट सीट पर से राजा की आवाज आई, हाँ मुंह कड़ा छूट गया? नहीं भा राजे, बुरी तरह फंसा हुआ है। वो ऐसे अंदाज में बोला जैसे कड़ा छुड़ाने के लिए जोर लगा रहा हूं। हालांकि वो कड़ा फंसाए रखने के लिए जोर लगा रहा था। इसकी जिंदगी का पहला सफाक झूठ था जो उसने बोला। माजा की मौत का मंजर बड़ा भयानक था। वो लोडर के पीछे घिसटते हुए उछल रही थी, पलट रही थी, चिल्ला रही थी। उसका चरबीला जिस्म लहू लहू हो रहा था, कपड़े फट रहे थे, चमड़ी उतर रही थी। कच्चे रास्ते के किनारे एक दरख्त से कटे हुए तने से वो टकराई। उसका लहूलुहान चेहरा एक तरफ से पिचका हुआ नजर आया। अपनी आंखों को इन मनाजर से महफूज रखने के लिए शबाना लोडर के फर्श पर बैठ गई थी और अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया था। राजा जानता था कि कालिया और उसके साथी घोड़ों पर सवार तेजी से पीछे आ रहे हैं। वो अपने पाटे खां की रफ्तार कम नहीं कर सकता था। उसने फिर चिल्लाकर पूछा, कड़ा छूटा? नहीं भा राजे, अम्मू ने फिर जवाब दिया। माजा अब तकरीबन एक लाश में तब्दील हो चुकी थी। उसके जिस्म के कई हिस्सों के चीथड़े उड़ चुके थे। इसमें जिंदगी की कोई रमक न देखने के बाद अम्मू ने उसकी कलाई अपनी तरफ खींचकर थोड़ा सा जोर लगाया और धाती कड़े को हुक में से निकाल दिया। माजा की खूंच का लाश चंद पलटियां खाकर किनारे पर उगी हुई झाड़ियों में जा रुकी। लोडर की रफ्तार एकदम तेज हो गई। अकब में धूल के बादल कुछ और दबीज हो गए। कुछ ही देर बाद माजा और उसके दोनों साथी इन बादलों की ओट में ओझल हो गए।